हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट एंड डायमेंशन के आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ और नई चीजें। कल तक जो चीजें हुई थी उससे आगे कुछ और नई चीजें आज हम लोग सीखेंगे। बच्चों, कल तक हमने क्या सीखा कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला से। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या सीखा था कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि कैसे एक कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना किसी भी क्वांटिटी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें पूरे 2 साल कैरी करना होता है। 11th और 12th हर जगह पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ढेर सारी क्वांटिटीज होती है बच्चों, है ना। अभी तक आपने, है ना, 10th तक जितनी भी क्वांटिटीज पड़ी है उसको लिस्ट डाउन करो और उसको खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि क्या क्या लिखो बच्चों इन क्वांटिटीज के। एक हो गया एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, पावर, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, ये सारी क्वांटिटीज तो आपने अभी तक सुनी है ना बच्चों। ये सारी क्वांटिटी क्लास 10th तक आपने जरूर सुनी होगी, बट इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज है जो आपने अभी तक नहीं सुनी है, बट आप आने वाले समय में अपन क्या करेंगे, इसको सुनने वाले हैं, अपन सुनेंगे उसको। क्लियर है, तो ये चीजें आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आती जाएगी। क्लियर है, तो कुछ और आपको मैं ले देता हूं नाम। 13 हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल, हाँ ये भी तो आपने सुना ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल जी, ये चीज आपने सुना है। फोर्थ आपको, आप इसका लिख सकते हो रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आपने सुना है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी सुना है क्लास 10th में आपने, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज, ये भी सुना है आपने, चार्ज। और क्या, और क्या पढ़ा है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीजें, है ना, इतनी सारी चीजों के आप फैमिलियर हैं, आप इन चीजों को जानते हैं, आपने इनको सुना है क्लास 10th तक में। ठीक है, तो आसानी से आप इनके डायमेंशनल फॉर्मूला एटलीस्ट फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो पहले आप खुद से ट्राई करना और नहीं होगा तो फिर आप देख लेना इससे। ठीक है, तो एरिया का क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कोई भी चीज का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला है ना वो पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि एरिया का क्या होता है बच्चों, एरिया का किसी भी चीज का एरिया हो, चाहे वो स्क्वायर का एरिया हो, चाहे वो रेक्टेंगल का एरिया हो, कोई भी एरिया पकड़ लो तुम। ठीक है, तो जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ भी लेंथ है और ब्रेड्थ भी क्या है, लेंथ ही है। ठीक है, और लेंथ का क्या होता है बच्चों, अपन क्या से दिखाते हैं, एल से, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, एल क्यूब। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। मैंने आपको ये चीज बताया था कि इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आपको जो चीज नहीं रहेगा उसके ऊपर पावर क्या रहेगा बच्चों, जीरो, है ना। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, m का जीरो, l का क्यूब, t का जीरो। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ध्यान रखें। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या होता है m, वॉल्यूम का क्या होता है l क्यूब, तो क्या हो जाएगा बच्चों ml माइनस 3, t नहीं है तो जीरो, तो ml माइनस 3 t जीरो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया आपका l और टाइम क्या हो गया t, तो क्या हो गया बच्चों एल टी माइनस 1। यहाँ m नहीं है तो आप उसको क्या ले सकते हो, जीरो, m जीरो एल टी माइनस 1। वेलोसिटी का भी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, लेंथ हुआ, लेंथ, तो L बाई टी, अगेन ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। ठीक है, m को लिखना हो तो m को जीरो लिखोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का देखो क्या आया, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा देखो एल टी माइनस 2। ठीक है, ये एल टी माइनस 2 हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का क्या देखा अभी एल टी माइनस 1, तो क्या हो गया देखो बच्चों एम एल टी माइनस 1। फोर्स का क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m और एक्सेलरेशन का देखो एल टी माइनस 2, तो ये क्या हो गया एम एल टी माइनस 2। वर्क डन का क्या होता है बच्चों, वर्क डन याद करो क्लास 9th में आपने पढ़ा है, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। तो फोर्स का देखो क्या है एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या है एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये हुआ वर्क डन का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अंडरस्टूड। एनर्जी, एनर्जी के लिए कोई भी फॉर्मूला ले लो बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का होता है। याद रखना एक चीज हमेशा कि जो भी प्योर नंबर होते हैं, है ना, नंबर्स जो होते हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो आप इसको क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे। मास का क्या होता है बच्चों m और वेलोसिटी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि वर्क डन हुआ ना, वर्क डन का भी देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और एनर्जी का भी क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होना भी चाहिए, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी क्या है, सिमिलर क्वांटिटी है। हम जो वर्क डन करते हैं वही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, तो इसलिए वर्क डन और एनर्जी के पास सेम डायमेंशन होता है। ठीक है बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यूनिट भी क्या होता है, दोनों का सेम होता है। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल और वर्क डन का भी ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है। क्लियर है, तो एनर्जी इसका भी सेम ही होता है। नाउ पावर, ठीक है, पावर, पावर क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना। पावर का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का देखो हमने क्या निकाला, अभी निकाला था एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी, टी ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा बच्चों एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो पावर का क्या हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है,
ये हुआ पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है याद करो, कब पढ़ा है आपने, क्लास 9th में पढ़ा है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो फोर्स पे देखो क्या पढ़ा था आपने, mL(T-2) अपॉन एरिया का क्या, L², एक L कट गया बच्चों, L ऊपर जाकर के L-1 T-2, है ना, ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, mL-1 T-2 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो भाई किसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला पता होगा तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही आसानी से लिख लोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो 12 है ना, ये 12 यहां तक, ठीक है, इतनी तो क्वांटिटी आपको हमेशा से याद होनी, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये 12 जो है एटलीस्ट आप पूरी तरीके से अच्छे से याद कर जाएं। ठीक है, इन 12 को अच्छे से आपको याद कर जाना है। ओके, इसका मीन्स कभी भी पूछा जाए तो फट से आपको इसका जवाब देना है कि हाँ भाई प्रेशर का ये, फोर्स का ये, एक्सेलरेशन का ये, वेलोसिटी का ये, है ना, ये पूरी तरीके से अपने को कंठस्थ होना चाहिए, है ना, तुरंत आंसर आना चाहिए इसका। ठीक, अब बाकी जो चीजें हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत दुनिया भर की चीजों का हम बना सकते हैं। ठीक है, बट इनके इतने कम से कम हमेशा याद रहना चाहिए। सारे आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो भाई अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए तो सबसे पहले ये पता करो कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है। ठीक है, तो याद करो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वहां पर हमने पढ़ा था कि, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है भाई, तो G इंटू M1 इंटू M2 बाय R², ऐसा पढ़ा था हमने, है ना, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पढ़ा था हमने, न्यूटन साहब ने दिया था। तो G M1 M2 बाय R², ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो आपको क्या चाहिए बच्चा, G चाहिए ना, ये चाहिए G, तो G के वैल्यू निकाल लो। तो G इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, FR² बाय M1 M2, क्लियर है। तो फोर्स का क्या था बच्चों बताओ, mL(T-2). इसलिए मैं बोलता हूं कि कम से कम ये जो 12 तक क्वांटिटी है इसको याद रखना चाहिए, ताकि देखो मैंने फोर्स को डायरेक्टली लिख लिया क्योंकि मुझे फोर्स का याद था। R क्या है बच्चों, डिस्टेंस हुआ करता था, है ना, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो डिस्टेंस का क्या होता है, L, तो क्या हो गया L², और मास का M इंटू M। ठीक है बच्चों, एक M कट जाएगा और एक M ऊपर चला जाएगा, तो M-1 L और L² क्या हो जाएगा बच्चों, L³ और T-2। ये हुआ बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल G का। क्लियर है, कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, M-1 L³ T-2, M-1 L³ T-2। अच्छे से समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों। तो आप ध्यान से सोचो बच्चों कि कैपिटल G क्या चीज है। कैपिटल G याद करो क्या हुआ करता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप ध्यान से सोचना और फिर बोलना, ठीक है, मन में बोलना, आप बोल तो नहीं सकते मुझे, ठीक है। क्या कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि क्या किसी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिसके डायमेंशन होते हैं, कुछ ऐसे कांस्टेंट्स भी होते हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है। कुछ ऐसे कांस्टेंट्स भी होते हैं जिसके डायमेंशन होते हैं और कुछ ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं। ओके, तो जिन कांस्टेंट्स के डायमेंशन होते हैं उसको बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, और कुछ ऐसे कांस्टेंट जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं उसको कहेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैव डायमेंशंस, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स डजंट हैव डायमेंशन। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये वाला कांस्टेंट के पास चूंकि डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये कांस्टेंट क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट ऐसे है जिसके पास डायमेंशन नहीं है, तो भाई जितने भी नंबर है, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई की वैल्यू है ना, ई की वैल्यू, एक्सपोनेंट ई, ये सब क्या है, डायमेंशनल
कांस्टेंट नहीं है, यानी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसके पास डायमेंशन नहीं होते हैं। समझ में आया बच्चों? तो दोनों प्रकार के कांस्टेंट हो सकते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट भी हो सकते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज डायमेंशनल कांस्टेंट। अंडरस्टूड? कितना है डायमेंशन इसका? ये है। ये अक्सर बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो याद करो। अच्छा, रेजिस्टेंस से पहले अपन पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी कहां गया? पोटेंशियल डिफरेंस, इसको करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। याद करो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करता था? पढ़ाई क्या आपने? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाई क्या? अभी अभी तो पढ़ के आए हो, क्लास 10th में था ना पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करता था, है ना? क्या फॉर्मूला हुआ करता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद है आपको? क्या होता था बच्चों? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V = W/Q। तो वर्क डन का क्या होता था? अभी देखो हमने निकाला था mL² T-2, ऐसे निकाला था हमने। और चार्ज का क्या होता है? देखो बच्चों, चार्ज क्या होता है? अच्छा, आपने वहीं पर उसी चैप्टर में ऐसा भी पढ़ा था क्या? चार्ज का पहले मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, चार्ज उसी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही करंट बराबर क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था क्या बच्चों? I = Q/T। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, रेट ऑफ, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? I × T। Q बराबर क्या होता है? I × T। तो करंट खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। याद करो, मैंने 7 फंडामेंटल्स दिए थे, उसमें से करंट क्या है? खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो और करंट को मैंने बोला था या तो आप I से दिखाओ या तो A से दिखाओ। तो I से दिखा लो और टाइम को T से। तो Q का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों? चार्ज का Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है IT। ओके बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है? IT। तो चलो यहाँ पर Q के बदले क्या लिख लूंगा मैं? IT। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये T ऊपर जाएगा तो mL² T-3 हो जाएगा, और I ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? -1। तो mL² T-3 I-1, mL² T-3 I-1, ये क्या होता है? किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का mL², इसका mL² T-3 I-1, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बच्चों? चार्ज का भी हो गया। अब देखो रेजिस्टेंस का आप निकाल सकते हो। याद करो बच्चों, उसी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, R का क्या होता था? R का फॉर्मूला क्या होता था? हमने ये पढ़ा था बच्चों, लॉ पढ़ा था, फेमस, वेरी फेमस, है ना, ओम्स लॉ। याद है आपको? क्या होता था बच्चों ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता था? बोलो। ओम्स लॉ होता था बच्चों V = IR। क्या होता था? V = IR। तो बच्चों R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा, V/I। तो V देखो अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला था? mL² T-3 I-1/I। I भी ऊपर चला जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? mL² T-3 I-2। दिस इज रेजिस्टेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? mL² T-3 I-2। ठीक है, तो इसका भी हो गया बच्चों, है ना? तो क्या हो गया? mL² T-3 I-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब देखो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपने सुना है क्या? सुना है कभी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में? पढ़ा होगा बच्चों, है ना? याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्लास 10th में आपको एक पढ़ाया गया होगा कूलॉम्स लॉ। याद है आपको क्या? कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा आपने। क्या होता है कूलॉम्स लॉ? किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो फॉर्मूला बताता है। तो आपने ये ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R² पढ़ा था, है ना? जिसमें से इसकी वैल्यू क्या होती थी? 9 × 10⁹। ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये चीज। इसमें से मुझे क्या करना है? इस ε0 की वैल्यू चाहिए, है ना? इस ε0 को ही क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस ε0 को निकालना है। तो ε0 को इधर बुला लेंगे बच्चों,
तो चलो बुला लेते इसको, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट 4 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होता है ना 4 पाई, और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 4 पाई, एग्जैक्ट नंबर है ना ये 3 पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके पास। तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो इसको ड्रॉप कर सकते हो। तो बचा क्या बच्चों, 1/f Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फोर्स का बताओ बताओ बताओ, ml t-2, Q का देखो IT, तो IT इंटू IT अपॉन R क्या है बच्चों, डिस्टेंस, तो क्या हो गया L स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, m ऊपर जाकर के -1, L क्यूब ऊपर जाकर के -3, T ऊपर जाकर के, देखो यहाँ का T जाकर के T स्क्वायर होगा, और पहले से T इंटू T स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों T⁴, और I का क्या है बच्चों, स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया, m-1 है ना, m-1 L-3 T⁴ I का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों इसका डायमेंशन फॉर्मूला, m-1 L-3 T⁴ I का स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का फॉर्मूला आ गया m-1 L-3 T⁴ I का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतने तो आपने पढ़ रखे हैं, इतनी क्वांटिटीज को आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, समझे क्या बच्चों। इसके अलावा कुछ और कॉन्स्टेंट्स हैं बच्चों जो अक्सर पूछे जाते हैं, कुछ और मतलब क्वांटिटीज हैं, इस उनमें से एक है, कितने हो गए आई थिंक, है ना, चलो प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी अक्सर बार बार पूछा जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं, इसमें से कुछ ऐसे टर्म्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज आ सकती है जिनको अभी तक आपने सुना नहीं है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये हम आने वाले सभी चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे ये क्वांटिटीज है ना, ये वापस से दोबारा हम लोग ये क्वांटिटीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जब जब ये क्वांटिटीज आएंगी तो मैं वहां पर फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो समझ में आता है वो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी डोंट वरी, है ना, हम लोग आगे इसको पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर से जब चैप्टर्स में ये टर्म्स आएंगे तो वहां पर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को दिखाएंगे। मेरी जो स्टाइल है पढ़ाने की, उसमें जब भी मुझे कोई क्वांटिटी स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले मैं उसकी 4 चीजें लिखाता हूं आपको, ठीक है, उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसका यूनिट। तो हर ऐसी क्वांटिटी के साथ ये चार चीजें चलती रहेंगी। तो बस आपको उस समय प्रोसेस मालूम होना चाहिए। आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और जब आपको फॉर्मूला मिल जाता है तो उस क्वांटिटी का वो लिखना बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। तो चलो प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। तो आपको आगे चल करके पता चलेगा बच्चों कि एनर्जी बराबर H इंटू न्यू होता है। अच्छा बच्चों, उस लिस्ट में एक और चीज शामिल कर लेना, उस लिस्ट में एक और चीज है ना जरूरी है, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों। तो टाइम पीरियड का क्या होगा, टाइम पीरियड टाइम है तो इसका तो T ही होगा, ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज मेंशन कर लेना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी याद करो क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है, याद है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, T-1। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, T-1। ये दो चीजें भी आप इसेंशियली याद रखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी T-1, इसको भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो E बराबर H न्यू। न्यू, ये जो इसमें E है बच्चों वो एनर्जी है। ये कहां से आया, क्यों आया, अभी नहीं सोचने का, ठीक है। ये सब हम जब आगे ये चैप्टर्स में आएंगे तब वहां सोचेंगे। तो एनर्जी है E, और H क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहलाता है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ H का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है,
व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एच, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो यहां से। H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू। तो एनर्जी का आपको पता है बच्चों, एनर्जी का हमने निकाला था ml² T-2 और न्यू का देखो क्या है T-1। तो एक -1 और एक कट जाएगा बच्चों, बचेगा क्या -1, तो ये आया मेरा ml² T-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर ले, प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू ml² T-1। ओके, क्लियर है बच्चों। तो ये हो गई इसकी बात। तो अब जो भी ऐसे क्वांटिटीज मिलेंगे जिसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने बोला जाएगा, तो उसकी एक फॉर्मूला दी हुई होगी, उस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, पुट करना है और आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है बाबू, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो जैसे कि हमने लिखा बच्चों कि फोर्स बराबर क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ml/T-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ml/T-2। तो फोर्स को अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, F से शो कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स को अपन क्या कर सकते हैं, F से शो कर सकते हैं, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया ml/T-2। तो इधर जो है वो क्या है, क्वांटिटी है, ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये क्या है, एक उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, व्हेन a physical quantity is equated to, ठीक है, when a physical quantity is equated to its dimensional formula, then the relation is called डायमेंशनल इक्वेशन। इस रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या बोला हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ये आप ध्यान से सुने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या होता है। जब मैं कोई एक डायमेंशनल इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, जब मैं कोई एक डायमेंशनल इक्वेशन लिखता हूं, कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकता हूं। सपोज मैं लिखता हूं, याद करो बच्चों क्लास 9th में हम लोग पढ़ा करते थे S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। ऐसा कोई रिलेशन आपने पढ़ा था, है ना, बोलो बच्चों, ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा था, है ना। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², V इक्वल्स टू U प्लस AT, V² इक्वल्स टू U² प्लस 2AS, ऐसे रिलेशन हम लोग पढ़ा करते थे, याद है बच्चों। तो मैं अगर बोलूं कि ये एक क्या है, इक्वेशन है, ठीक है, ये एक क्या है बच्चों, इक्वेशन है। इस इक्वेशन की दो साइड्स हैं, ये LHS हो गया बच्चों, LHS हो गया, और ये क्या हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों, RHS हो गया। ठीक है, LHS और RHS, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर ये एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, इफ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अंडरस्टूड? इफ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, देन डायमेंशनल फॉर्मूला, डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस, ठीक है? तब जाकर के वो क्या होगा? ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगा। इसको कहते हैं हम लोग बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप इसको लिख लें, है ना? दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है बच्चों? और एक चीज याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ही, कि हम हमेशा अगर एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो ध्यान रखें कि ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में होता है। डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में कभी भी, ध्यान से सुने, हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में होता है, कभी भी डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में नहीं होगा। सिमिलर किस वे में? डायमेंशन के वे में वो क्या होना चाहिए? सिमिलर होने चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप जो है क्या कर सकते हो? मास को ऐड कर सकते हो, लेंथ को ऐड कर सकते हो, टाइम को ऐड कर सकते हो, लेकिन मास प्लस लेंथ कर सकते हो क्या? मास प्लस लेंथ नहीं कर सकते। आपसे कोई पूछे कि बताओ 2 केजी मास प्लस 3 मीटर कितना हुआ? बता पाओगे? 2 केजी मास प्लस 3 मीटर, 2 केजी प्लस 3 मीटर कितना हुआ? बोलोगे क्या? है कोई आंसर इसका? ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, है ना? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 2 फीट लंबाई प्लस 50 केजी मास बराबर दिस मच, ऐसा कुछ बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो कभी भी हम लोग जो ऐड करते हैं क्वांटिटीज को वो हमेशा क्या होने चाहिए? सिमिलर नेचर के होने चाहिए। या फिर हम जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? सिमिलर नेचर के होने चाहिए। मल्टीप्लाई डिवीजन किसी के भी साथ चलेगा, जैसे कि डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो दोनों डिफरेंट क्वांटिटी बट दे आर डिवाइडेड, दे आर नॉट एडेड, ठीक है? तो डिवीजन चलेगा, मल्टीप्लीकेशन चलेगा किसी भी टाइप के क्वांटिटीज के बीच में, डिवीजन भी किसी भी टाइप के क्वांटिटीज के बीच में चलेगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में ही होता है। आई बात समझ में? दूसरी चीज, तो इसका मतलब मैं लेंथ को लेंथ से ही ऐड कर सकता हूं, जैसे कि 10 मीटर प्लस 5 मीटर मैं लिख सकता हूं कि 15 मीटर हुआ। ध्यान से सुनना। तो वी कैन ऐड ओनली सिमिलर क्वांटिटीज, वी कैन सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है? जब मैं 2 क्वांटिटीज को ऐड करूंगा तो मिलेगा क्या मुझे? मिलेगा भी तो सेम ना। मैं 10 मीटर प्लस 5 मीटर करूंगा तो क्या मिलेगा? 15 मीटर, वो भी एक लेंथ हुआ। 10 मीटर लेंथ 5 मीटर लेंथ ऐड करके क्या मिला? लेंथ ही मिला। तो जब हम 2 सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता जो रिजल्ट है वो भी क्या होता है? सिमिलर होता है। ये चीज आपको बड़ी काम आती है, बहुत काम आती है, ठीक है? तो लिखना सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड रिजल्ट obtained also has similar nature, ठीक है? जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम नेचर का होगा, है ना? जिस नेचर की चीजों को ऐड करेंगे वो देगा क्या हमें? वो भी सिमिलर नेचर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं, इसको आपको याद रखना है।
सवाल उठता है बच्चों कि ये जो हम डायमेंशन का खेल खेल रहे हैं, ये जो डायमेंशन वाली बातें सीख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है ना? किस पर्पस के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो बच्चों हम जो चीजों का डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, डायमेंशन के बेसिस पर जो चीजों को समझने का कोशिश कर रहे हैं, उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन है क्या, वो हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुने। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में बेसिकली हम 4 प्रकार के एप्लीकेशन इसके देखते हैं। 4 एप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो एप्लीकेशन, अब ध्यान से देखिए। पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ a given physical relation। ठीक है, कोई एक रिलेशन गिवन है, वो फिजिकली करेक्ट मतलब क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है, क्या वो ऐसा कोई इक्वेशन सच में पॉसिबल है क्या, उस चीज का पता लगाने के लिए, है ना, कि वो करेक्ट हो सकता है कि नहीं, क्या हो सकता है वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ टू चेक द फिजिकल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टू कन्वर्ट units from one system of unit to another system of unit। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि याद है आपको बच्चों, हमने 4 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े। सीजीएस सिस्टम पढ़ा, एमकेएस सिस्टम पढ़ा, एफपीएस सिस्टम पढ़ा और एसआई सिस्टम पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो जनरली एमकेएस और एसआई में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एमकेएस की सारी चीजें एसआई में आ जाती है। एमकेएस में मास को हम लोग मीटर में, केजी में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, लेंथ को, टाइम को लेते हैं सेकंड में। तो इसमें भी मास को केजी, लेंथ को मीटर और टाइम को सेकंड में होता है एसआई में। तो एमकेएस और एसआई में कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, फर्क बस इतना ही है कि एमकेएस में 3 ही फंडामेंटल होते हैं, उसमें अपन ने बढ़ा करके 7 कर लिए। बाकी सीजीएस डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में ले रखा है हमने। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम। तो जनरली बच्चों हमारा जो काम होता है वो सीजीएस या फिर अपना एसआई, एमकेएस इसमें होता है। ठीक है बच्चों, रेयरली अपन जो है एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं, रेयरली। ठीक है, तो ये आपस में अगर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी, सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एसआई में या एसआई को सीजीएस में, इस तरह का अगर कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ी तो उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल होता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या कहलाता है, क्या यूज होता है, डायमेंशनल एनालिसिस होता है। कैसे कैसे होगा वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्ड जो होता है बच्चों, तीसरा, वो है टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम किसी फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, किसी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का अपन यूज कर सकते हैं। टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन या फिजिकल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन है वो है बच्चों कि अगर किसी कोई इक्वेशन दिया हुआ है ना, कोई डायमेंशनल इक्वेशन दिया हुआ है, और उस इक्वेशन, जैसा कि अपन क्या करते हैं भाई, कोई एक इक्वेशन से किसी एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक इक्वेशन गिवन है तो उससे अपन एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर वे में आप किसी डायमेंशनल इक्वेशन से, डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो आप उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, तो चौथा एप्लीकेशन हो गया टू फाइंड
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेकिन शर्त क्या है बच्चों, वो वाली जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, डायमेंशनल होनी चाहिए, ऑफ अ डायमेंशनल क्वांटिटी इन अ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी, है ना, लेकिन वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, डायमेंशन। अगर उसका डायमेंशन ही नहीं होगा तो फिर उस क्वांटिटी को अपन नहीं फाइंड आउट कर सकते। डायमेंशनल क्वांटिटी इन अ डायमेंशनल इक्वेशन, किसी डायमेंशनल इक्वेशन में किसी क्वांटिटी का अगर मुझे डायमेंशन नहीं पता है तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये 4 मेनली एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, एप्लीकेशन है ये चारों। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से पढ़ेंगे एक एक करके, 1 by 1। चलो ओके, नाउ सी, पहला, टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। कोई एक इक्वेशन गिवन है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इस चीज को देखना। ठीक है, सपोज जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, इज दिस डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, दिस इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इस चीज को मुझे पता करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी क्वांटिटीज हैं क्या। तो बताओ बच्चों, s क्या होता है, s होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, u क्या होता है बच्चों, इनिशियल स्पीड है ये। a क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है। और t क्या है बच्चों, टाइम है। t क्या है, टाइम है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। कैसे पता करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? तो शर्त क्या है डायमेंशनली करेक्ट होने का, कंडीशन फॉर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS बराबर हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, तब जाकर के ये क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का शर्त क्या है बच्चों, इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला और इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है। चलो तो ये चीज चेक करते हैं यहां पर कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो पहले LHS का देखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS क्या है बच्चों, LHS में S है ना बच्चों, क्या है, S यानी बच्चों डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या होता है, L। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS क्या हो गया, L हो गया। इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, ये चीज दिख रहा है। तो U क्या है बच्चों, स्पीड है ना, U क्या है, स्पीड का याद करो क्या होता है, LT माइनस 1। तो U का रख दिया, इंटू T क्या है, टाइम का क्या होता है, कैपिटल T। ठीक है, प्लस हाफ मैंने क्या बोला बच्चों, जो भी प्योर नंबर होते हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको क्या करने का, ड्रॉप कर देने का। तो हाफ को ड्रॉप कर दिया, बचा क्या बच्चों, एक्सेलरेशन का क्या देखा था आपने, LT माइनस 2 इंटू क्या है बच्चों, T का स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये T माइनस 1 और ये T क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये T माइनस 2 और ये T स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा बच्चों, L प्लस L। ठीक है, तो L प्लस L क्या हो जाएगा बच्चों, 2L। अगेन बच्चों 2 क्या है, कांस्टेंट है ना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसको ड्रॉप कर लेंगे, क्या बचा, L। इक्वेशन नंबर 2। तो क्या LHS
और आरएचएस के डायमेंशन इक्वल हो गए। क्या एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन इक्वल हो गए? यस, एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन इक्वल हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अंडरस्टूड? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। कोई शक है? तो इस वे में आपको क्या करना है, चेक करना है। अब आपका काम क्या है बच्चों? आपका काम है, मैं और दो इक्वेशन दे रहा हूं, इसको चेक करना। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूं मैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और थर्ड है अपना v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों को भी चेक करना, ये होमवर्क हुआ आपका। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस दो इक्वेशन को आप चेक कर लेना। ठीक है, इसमें कौन सी चीजें क्या है, u और v क्या है बच्चों, स्पीड है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लो। ठीक है, और t क्या है, टाइम है। ठीक है, t क्या है, टाइम है। आपको इनका चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लेना। ओके, अच्छा, अब मैं एक चीज पूछता हूं, आप ये चीज अभी जो हमने किया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन आपने सच में कहीं पढ़ा है? तो यस, आपने सच में इस इक्वेशन को पढ़ा है। कहां पढ़ा है बच्चों? है ना, अपन ने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस में ये तीनों चीजें पढ़े, तो ये सच में होता है। ठीक है, और ये हमें डायमेंशनली भी क्या मिला, करेक्ट मिला, है ना, डायमेंशनली भी ये करेक्ट मिला। ये फिजिकली भी करेक्ट है और ये डायमेंशनली भी करेक्ट है। मैं जब फिजिकली करेक्ट होने की बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं, क्या ऐसा कोई सच में फॉर्मूला होता है? तो यस, ऐसा फॉर्मूला होता है। और मैं जब डायमेंशनली करेक्ट बोलता हूं तो इसके एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन का बराबर होना प्रूफ करता है। ठीक है, अब मैं अगर एक ऐसा इक्वेशन लू, देखो सेम इक्वेशन है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, सिर्फ ऐसा लिखता हूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ नहीं लगाया मैंने, यहां पर हाफ लगाना भूल गया मैं, ए टी स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो ये रिलेशन सच में ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसा रिलेशन होता है क्या? तो ऐसा कोई रिलेशन हमने नहीं पढ़ा है। मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट फिजिकली करेक्ट, मीन्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सच। समझ में आ रहा है? देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सच इक्वेशन रियलिटी में। ठीक है, ये फिजिकली करेक्ट है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? ये फिजिकली तो करेक्ट नहीं है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? इस चीज को अगर चेक करें तो देखो, राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, तो क्या होगा इसका l, इसका u का क्या हो जाएगा बच्चों, एल टी माइनस 1 टाइम का t, सॉरी। ठीक है, ये फिर इधर क्या हो गया, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 और t का स्क्वायर, ऐसा हो गया बच्चों। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, l प्लस l। ठीक है, क्या हो जाएगा 2l, तो ये 2 ड्रॉप हो जाएगा l। तो देखो LHS और RHS बराबर हो गया क्या? तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये डायमेंशनली करेक्ट होने की जो शर्त थी वो पूरी कर रहा है, डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन फिजिकली करेक्ट है क्या? नहीं। यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हमने कहा कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे करेक्टनेस चेक करने के लिए। ठीक है, कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस बराबर हो गया तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन वो कैसा करेक्ट होगा बच्चों? डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन वो फिजिकली करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही? लेकिन वो फिजिकली भी करेक्ट हो ऐसा जरूरी कतई नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, नोट करके आप लिख लो, नोट करके लिख लो कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन is not necessarily physically correct, physically correct।
ठीक है बच्चों, एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। तो फिर फायदा क्या हुआ सर, है ना, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये है कि अगर एक डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, ध्यान से सुनना, अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तब ये इस बात की पक्की गारंटी है कि वो किसी भी हालत में फिजिकली करेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो एक मोटे मोटे तौर पर हमें ये आइडिया देता है कि हम जो इक्वेशन ला रहे हैं क्या वो उसके कुछ संभावना है सही होने की या नहीं है, ठीक है। तो अपन अगर देख लिए कि अगर डायमेंशनली गलत हो गया तो अब तो पक्का ही गलत है वो इक्वेशन, हम उसके ऊपर काम करना ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हो गया तब भी ये शक रहेगा कि वो फिजिकली करेक्ट ना हो। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है सही होने से ज्यादा, है ना, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन सही होने से ज्यादा गलत होने पर आपको इस बात की गारंटी देता है कि वो इक्वेशन पक्का तौर पर क्या होगा, फिजिकली इनकरेक्ट होगा। आई बात समझ में? तो ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट नेसेसरीली फिजिकली करेक्ट, बट ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी फिजिकली इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तब वो फिजिकली भी इनकरेक्ट पक्का होगा। बात समझ में? तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें। क्लियर है? तो मैं इसको दोबारा लिखता हूं। दूसरा बात मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी फिजिकली इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप याद रखना, इसको दिमाग में बिठाओ, आप जैसे बिठा सकते हो। ठीक है, डायमेंशनली अगर करेक्ट हुआ तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो ये पक्का इस बात की गारंटी है कि वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा, वो फिजिकली करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला, है ना, एप्लीकेशन। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट सेकंड था हमारा। सेकंड जो एप्लीकेशन था वो था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम ऑफ यूनिट यानी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। देखो बच्चों, जैसे कि मैं बात करूं कि जो मेरी किसी चीज की लंबाई सपोज है ना, एक कोई चीज है उसकी लंबाई मैंने बोला कि 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर। इसी चीज को अगर मैं सेंटीमीटर में मेजर करूं तो क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग है? बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग है कि सेम है? तो ऑब्वियसली 1 मीटर भी सेम होता है और 100 सेंटीमीटर भी सेम होता है, तो दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। बट इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो था 1 और इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो क्या है, 100। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो यूनिट है इसका वो बड़ा है और इसका जो यूनिट है वो क्या है, छोटा है। तो कोई भी जो क्वांटिटी होती है बच्चों, कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, n इनटू यू। एनी फिजिकल क्वांटिटी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका न्यूमेरिकल पार्ट और एक उसका यूनिट वाला पार्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट मिलकर के वो फिजिकल क्वांटिटी को बनाता है। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चाहे आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लो, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, वो क्वांटिटी नहीं चेंज होगा। आ रही बात समझ में? वो क्वांटिटी तो वही रहेगी,
न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, यूनिट चेंज करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। तो Q बराबर क्या होता है, N इंटू U। समझा क्या? तो चूंकि ये कांस्टेंट है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, N1U1 बराबर क्या होगा, N2U2, है ना बच्चों। N1U1 बराबर क्या होगा, N2U2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। करने में अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में अपन इसको यूज करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। Q बराबर NU, और ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। N1U1 बराबर N2U2 होता है। ये क्या मतलब हुआ भाई, सिस्टम 1 में उसकी यूनिट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सिस्टम 2 में उसकी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा। क्लियर? अब देखो नाउ मान लो मैं बात करता हूं फोर्स का, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है बच्चों, न्यूटन। और फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन। क्या होता है बच्चों, डाइन। तो न्यूटन और डाइन, है ना, ये दो अलग अलग सिस्टम में इसके यूनिट है। ये SI सिस्टम में न्यूटन है और CGS सिस्टम में डाइन है। बट है तो दोनों एक ही क्वांटिटी का यूनिट ना, है तो दोनों ही यूनिट फोर्स के ही, तो इनके बीच में ऑब्वियसली रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में रिलेशन ला सकते हैं। हम इसको एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मान लो मुझे करना है ना, कि जैसे कि N1U1 बराबर क्या करना है, N2U2, ठीक है। अब मैं ले लिया N1 क्या ले लिया बच्चों, 1 ले लिया, और U1 क्या ले लिया मैंने, न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू, है ना, N2 क्या ले लिया, निकालना पड़ेगा मुझे, और U2 क्या हो जाएगा, U2 क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डाइन। कितने डाइन होंगे, है ना, ये निकालना है अपने को। 1 न्यूटन इक्वल्स टू, ये चीज अननोन रहा, तो हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, ये ऐसा निकालना है अपने को, ठीक है बच्चों। तो कैसे करोगे, इस चीज को समझो। तो निकालना क्या है अपने को, N2 निकालना है, ठीक है। तो इस रिलेशन पे आओ बच्चों, तो देखो चूंकि N1U1 बराबर क्या है, N2U2 है, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, N2 बाय N1U2। सॉरी, अपने को N2 निकालना है ना, सॉरी N2 निकालना है बच्चों। तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो N1U1 बाय U2, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखो, N1U1 बाय U2, ठीक है। अच्छा, N1 क्या ले रखा है हमने, 1 ले रखा है, तो N1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो अब क्या बचा, ये U1 बाय U2 बचा। N2 इक्वल्स टू क्या बचा बच्चों, U1 बाय U2। अब तुम्हारा U1 क्या है, U1 क्या है, SI है, और U2 क्या है, CGS है। U1 SI है और U2 क्या है, CGS, ठीक है। और कौन सी क्वांटिटी है ये, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, MLT-2। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, MLT-2 क्या होता है, MLT-2। अब आपको देखो करना क्या है, SI सिस्टम में, ये ऊपर वाला क्या है, SI सिस्टम है ना, SI सिस्टम में मास को किस में लिखते हो बच्चों, kg, है ना। लेंथ को किस में लिखते हो, मीटर, और टाइम को किस में लिखते हो, सेकेंड, लिखते हो ना। टाइम को किस में लिखते हो, सेकेंड। दूसरा क्या है, CGS में मास को किस में लिखते हो, ग्राम, लेंथ को किस में लिखते हो, सेंटीमीटर, और टाइम को किस में लिखते हो, सेकेंड, ठीक है। अब देखो मास का पावर क्या है, 1, तो मास का पावर 1, लेंथ का पावर क्या है, 1, तो लेंथ का पावर क्या, 1, और टाइम का पावर क्या है, देखो -2, तो टाइम का पावर क्या कर दूंगा, -2। नहीं समझ आ रहा है, तो देयरफॉर मैं इसको अच्छे से करता हूं, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ, फिर से बोलता हूं मैं। क्या बोला मैंने बच्चों, चलो इन जनरल कर लेते हैं अपन।
इन जनरल कर लेते हैं। चूंकि n1u1 इक्वल्स टू n2u2 है ना, मुझे मान लो इसको बदलना है, इसमें सपोज ये निकालना है, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n1u1 बाय u2, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया। तो n1u1 बराबर बाय u2, तो n1 इंटू u1 बाय u2 है ना, u1 बाय u2। कौन सा, किस चीज का यूनिट निकाल रहे हैं बच्चों, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, mlt-2, ठीक है, mlt-2 अपॉन mlt-2, ऐसा। आप बोला ये तो कट ही जाएगा सर, बस मैं रखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, mlt-2। लेकिन ये किस में है, सिस्टम 1 में, और ये क्या है, सिस्टम 2 में, ठीक है। तो बच्चों सिस्टम 1 में यानी एसआई में मास को क्या लिखते हो, केजी में, यहां पर मास को किस में लिखते हो, ग्राम में। एसआई में लेंथ को क्या लिखते हो, मीटर में, और इसमें क्या लिखते हो, सेंटीमीटर में, और टाइम को इसमें क्या लिखते हो, सेकंड में, और इसमें भी क्या लिखते हो, सेकंड में। तो पावर क्या हो गया, -2। तो इस तरीके से हो गया बच्चों, आ रही बात समझ में। तो देखो क्या हुआ, n1 इंटू केजी को क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड तो सेकंड ही होता है, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 पर कुछ भी पावर हो क्या होता है, 1 ही आता है। तो ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो 10⁻³ और 100 क्या हो गया, 10⁵। n1 इंटू 10⁵ आ गया, ठीक है। n2 बराबर क्या आ गया, n1 इंटू 10⁵। आई बात समझ में, n2 बराबर क्या हो गया, n1 इंटू 10⁵। अच्छे से ध्यान से समझना। सो n2 इक्वल्स टू क्या आ गया, n1 इंटू 10⁵। ओके, अब देखो n2 क्या था बच्चों, n1 क्या था, n1 था जूल की न्यूमेरिकल वैल्यू, n1 क्या है, जूल की न्यूमेरिकल वैल्यू, और n2 क्या है, n2 क्या है आपके क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर मैं 1 जूल लिखा होता कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू डाइन, ठीक है, तो n1 क्या हो जाता 1, तो 1 इंटू 10⁵। n2 बराबर क्या हो जाता 10⁵। तो देखो क्या हो गया बच्चों, 1 जूल, n1 मैंने क्या लिया 1 जूल इक्वल्स टू n2 क्या आया मेरे पास 10⁵, और इसकी यूनिट क्या होती डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो गया 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो गया 10⁵ डाइन। ऐसा समझ में आया क्या आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक क्वांटिटी को दूसरे यूनिट में, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल के लेक्चर में इसको वापस एक और तरीके से करूंगा, ठीक है, फिर वहां पर आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल फिर कुछ नए कंसेप्ट के साथ हम आपके सामने आएंगे, ठीक है बच्चों।